लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी डिस्कस कर लिए थे और ये लेक्चर आपका था फ्राइडे का। उसके बाद फिर सैटरडे को आपका टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट में बेसिकली काफी अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, क्लियर। आप लोग जो है कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे वर्क करो। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मतलब नीट जेडबलई, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी नहीं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपसे जो प्रैक्टिस करवा के लेते हैं उनका एक एम यही है कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उनको आप ठीक से अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। उस टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम कहें एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कंसेप्चुअली तीनों एक ही है, ठीक है ना। अब यहां पर उसने क्या वैल्यू दिए हुए थे। अब जैसे हम एक क्वेश्चन यहां पर बना दें, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखना ध्यान से, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जीज हमने दिए यहां पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानोगे आप? पहला वैल्यू नाइट्रोजन का लिखा जाएगा, दूसरा वैल्यू ऑक्सीजन का। तो यहां पर हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, ना ही मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद करने हैं। मुझे वैल्यू याद नहीं करने, यहां पर हम कुछ भी अपने अंदाज से लिख दें। यहां पर देखो ध्यान से, मैंने एक ऑप्शन इसके लिए बना दिया, नाइट्रोजन के लिए लिख दिया, मान के चलो मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए लिख दिया मैंने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये ऑप्शन सही है? ये मैंने वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं लिखे यहां पर, क्लियर। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर मैंने एक ऑप्शन बना दिया, मान के चलो यहां पर मैंने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है? तो मुझे ये वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे एक ही बात पता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मींस एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकालें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालें, तो एनर्जी ज्यादा किसमें लगानी पड़ेगी, क्लियर। तो आंसर क्या बन जाएगा? ये वाला यहां पर, क्योंकि एक्सेप्शन था नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये एक्सेप्शन था पहले, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। यहां पर जो वैल्यूज दिए हैं, बस आप ऐसे वैल्यूज चेक करो, पहला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, दूसरा वैल्यू छोटा होना चाहिए, क्योंकि पहला वैल्यू नाइट्रोजन का है, दूसरा वैल्यू ऑक्सीजन का है, क्लियर। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपसे पूछे तो पहला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, दूसरा वैल्यू कम। इसी टाइप से सभी ऑप्शन सेटिस्फाइड होंगे यहां पर। क्लियर। अब मैंने यहां पर उसमें क्वेश्चन दिया था, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो बताओ ज्यादा किसका होना चाहिए था? एल्यूमिनियम का, बट एक्चुअली ज्यादा किसका होता है यहां पर? मैग्नीशियम, एक्सेप्शन है यहां पर। तो Mg का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो यहां पर कोई सी वैल्यू लिख दो आप। यहां पर ये वैल्यू सब अप्रोक्सीमेट लिख दिए जाते हैं, अंदाज से लिख दिए जाते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं यहां पर। यहां पे मैं लिख दिया, मान के चलो यहां पे मैं लिख दिया 20, तो यहां पे लिख दिया 15, या कुछ भी लिख दो आप। यहां पे लिख दो 50, यहां पे लिख दो 48, क्लियर। ये सब वैल्यूज अपने मन से, कंपैरेटिव लॉजिकल क्वेश्चन है यहां पर। ये कोई वैल्यूज हमें याद थोड़ी यहां पर, बस मुझे इतना पता है कि मैग्नीशियम के लिए ज्यादा होना चाहिए और एल्यूमिनियम के लिए कम होना चाहिए, बस इतना मुझे पता है, बाकी और कुछ नहीं यहां पर। ये वैल्यूज हम थोड़ी याद करके मैग्नीशियम के लिए कितना वैल्यू यहां पर, ठीक है ना। तो इट इज टोटली लॉजिकल क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत से लॉजिकल क्वेश्चन देखो। अब उसने यहां पर जैसे बोल दिया लिथियम, उसने लिख दिया, सोडियम के लिए लिख दिया। अब उसने कहा इनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ। तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हम लिखना चाहते, तो लिथियम इज लेस देन सोडियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। अब हो सकता है वो वैल्यू दे देता, उसने लिथियम के लिए वैल्यू दे दिया, मान के चलो यहां पर
मान के चलो 5 एंगस्ट्रॉम वैल्यू दिया, इसके लिए लिख दिया उसने 7 एंगस्ट्रॉम, यहां पर देखो 7 एंगस्ट्रॉम दे दिया, ठीक है ना। तो क्या ये सही होगा यहां पर क्या, या फिर हम ऐसा लिख दें इसके लिए 7 एंगस्ट्रॉम यहां पर, इसके लिए 5 एंगस्ट्रॉम यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। अब उसने ऐसे ऑप्शन दे दिए, ये जो वैल्यूज लिखे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये सिंपली लॉजिकल क्वेश्चन है, बस लॉजिकल क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है। तो मुझे पता है लिथियम का कम होना चाहिए, सोडियम का ज्यादा होना चाहिए, तो जो भी वैल्यूज हम देखें लिथियम के लिए कम, सोडियम के लिए ज्यादा, यहां पर बात समझ गए आप यहां पर। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, यहां पर ये, यहां पर क्लियर। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम सोडियम के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वैल्यू लिथियम का, सेकंड वैल्यू सोडियम का, ठीक है ना। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये वैल्यूज हम ऐसे याद कभी नहीं करते, ये लॉजिकली हम डील कर देते हैं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन थे यहां पर। आज हम जो बात करेंगे यहां पर दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हम बात करें यहां पर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में थोड़ा और हम बात करेंगे, एक आध लेक्चर और रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। अब जब कुछ बच्चों का बेसिकली बोलना था कि सर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, या हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। तो हम बेसिकली इस पार्ट पर 2 या 3 लेक्चर्स हम लेंगे, हो सकता है 3 या 4 लेक्चर हो सकते हैं। तो हम 2-3 लेक्चर में ही समराइज करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मींस बेसिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हम 2-3 दिन में बेसिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पर ही बात कर लेंगे। इसके बाद फिर हम आपका फ्रेश पर्टिकुलर रेगुलर सिलेबस हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक ये लगभग जो है आपके लगभग 14 लेक्चर्स तो हो चुके हैं, और ये 5-6 लेक्चर, तो 20 लेक्चर जो हैं ये आपके बेसिक्स के लिए अवेलेबल है आपको, ठीक है ना। ये आप जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इनको देखते रहना आप, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा रिडॉक्स पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आने लगेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ध्यान से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किससे यहाँ पर इस टाइप से एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टेंडेंसीज, जो भी टेंडेंसीज होते हैं उनके एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। टेंडेंसीज कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। टेंडेंसीज को हम एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बट उनके एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम कहना चाहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हम कब लगाते हैं, ये मेजरमेंट हम या हम कहेंगे टेंडेंसी को हम कब देखने को मिलता है, जब एटम कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जब एटम कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया H और H यहां पर Cl, देखना ध्यान से, यहां पर HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखना ध्यान से, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग हुआ, ठीक है ना, मींस हमें 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर दिखा दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए थे। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए। मींस अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी हैं। तो देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 8 हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 8।
क्लियर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मेशन के बाद ये तो उन्होंने HCl बना लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बना लिए। अब क्या होता है, जब इनका बेसिकली जो है ये कंबाइंड फॉर्म में जब दिखते हैं तो इनका सेटअप कैसा हो जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर इधर जैसे मैंने यहाँ पे Cl लिख दिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में न रहते हुए ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। एक टेंडेंसी है यहाँ पर, जैसे आप लोग जो है स्टूडेंट मान के चलो, आपने कहा 2 स्टूडेंट आपस में डिस्कस किए कि हम एक अच्छा बुक परचेज करते हैं। क्लियर, एक अच्छा बुक हम परचेज करते हैं, तो उन दोनों का डिस्कशन स्टार्ट हुआ, उनकी प्लानिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो बुक मान के चलो 1000 रुपीज की है, तो दोनों ने कहा 500 आप लगाओ, 500 हम लगाते हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपके लिए भी जो है, यदि मान के चलो 1 मंथ आप पढ़ोगे तो 1 मंथ हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में सब इक्वलिटी के नियम भी बन गए, इक्वलिटी के नियम बन गए। बट बुक आ जाने के बाद फिर क्या होता है, उन दोनों स्टूडेंट में टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, ये बुक अपने पास हम ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे, या जब वो क्लास में बैठे होंगे वो बुक उनके बीच में होगा तो एक स्टूडेंट उसको अपने साइड शिफ्ट करेगा, फिर वो भी अपने साइड में शिफ्ट करेगा। अब उन दोनों में जो ज्यादा डोमिनेट करता होगा वो बुक को अपने साइड में शिफ्ट कर लेगा, जबकि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन था। बुक एग्जैक्ट बीच में रहना चाहिए पढ़ते समय, बट जो डोमिनेट करेगा, जिनमें ये टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो बुक को अपने साइड में थोड़ा शिफ्ट कर लेगा। वही टेंडेंसी यहां पर देखो, इक्वल कंट्रीब्यूशन, ये इलेक्ट्रॉन बीच में दिखना चाहिए, बट बीच में ना दिखते हुए ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए। क्लोरीन ने ये लोन पेयर्स को अपने साइड में थोड़ा शिफ्ट कर लिया। बात समझ रहे आप यहां पर? क्लियर, इसी टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Means electronegativity is a tendency to attract the shared pair of electron। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग से बने ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर लिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर, ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये जो फ्री है, देखो ध्यान से यहाँ पर 2-3 बातें और समझ लो। लोन पेयर एक होता है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को हम इससे पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ऐसे हम क्या बताते हैं, लोन पेयर मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर। पेयर मतलब 2, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, 3 यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। मींस लोन पेयर क्या, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किए हों, लोन पेयर कहलाते हैं। क्लियर, और बॉन्ड पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे कहलाएंगे, एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, ये एक बॉन्ड पेयर। क्लियर, यदि हम इनको कहना चाहें लोन पेयर को, तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को और हम क्या कह सकते हैं, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट नहीं किए उन्हें लोन पेयर या अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बेसिकली इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया, इसी टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखो यहाँ पर, अब आप ध्यान से समझो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब
जब एटम कंबाइंड फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। ये जब एटम कंबाइंड फॉर्म में होंगे तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई पूछे तो क्या, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ही तो हम कह दें इसको यहां पर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। तो आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता था या हम कहें उसमें भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बहुत था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत डिफरेंस है। ध्यान से देखना यहां पर, मैंने यहां पे लिख दिया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझना ध्यान से, यहां पर इनमें क्या कंसेप्चुअली आप देखो, ये बेसिकली क्या है, इट इज अ टेंडेंसी। ये क्या है यहां पर, ये टेंडेंसी है, जबकि यहां पर ये क्या है, यहां पर एक्चुअल फिनोमेना है। ये केवल टेंडेंसी भर है, ये क्या है, एक्चुअल फिनोमेना है। क्लियर। ये बेसिकली नॉन एनर्जेटिक है, नॉन एनर्जी, नॉन एनर्जेटिक मतलब इसमें एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि ये प्रोसेस कैसा है, इट इज एनर्जेटिक प्रोसेस, मींस एनर्जी इज इन्वॉल्व। एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या हम कहें किलो जूल में, या हम कहें जूल पर मोल के टर्म्स में। ये मैंने डिस्कशन देख लिया था पहले यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर, कंसेप्चुअली वो सब एक ही होते थे। मींस ये नॉन एनर्जेटिक है, एनर्जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा, कोई एनर्जी लगाना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया नॉन एनर्जेटिक है, जबकि ये प्रोसेस एनर्जेटिक है। Means generally some amount of energy is released in this process, electron affinity. Clear? ये बेसिकली हम कब बात करते हैं, जब एटम combined state में होते हैं। When atoms are in the combined state, then concept of electronegativity will be discussed. तभी इसका डिस्कशन हम करते हैं जब एटम combined फॉर्म में होते हैं, या कंबाइंड फॉर्म से उनकी टेंडेंसी को मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है। क्लियर। जबकि ये सिस्टम कैसा है, इट इज आइसोलेटेड, इट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए हम बात करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, जबकि ये बेसिकली कंबाइंड फॉर्म के लिए बात होता है। ठीक नहीं, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। जैसा भी हम लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख दें यहाँ पर, एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, जबकि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट इज पॉसिबल। क्लियर। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कब करते हैं, जब एटम कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जब एटम आपस में अटैच होकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल, तभी हम उनकी बात करते हैं। ठीक है नहीं। तो व्हेन एटम्स आर इन द कंबाइंड फॉर्म, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिस्कस। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ आ जाएगा। एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट मींस अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट कहें तो अलोंग द पीरियड। यदि हम अलोंग द पीरियड जाएं या हम कहें लेफ्ट टू राइट कहें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। मींस यदि हम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना चाहें पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम पीरियोडिक टेबल में लिखना चाहें तो दैट इज फ्लोरीन, कोई एक्सेप्शन नहीं यहां पर अभी है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम नोबल गैसेस में
नहीं कर पाते यहाँ पर। क्लियर? मीन्स ध्यान से देखो, नोबल गैसेस में यदि हम बात करें, नोबल गैसेस में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो नोबल गैसेस में कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। क्लियर? यहाँ पर बेसिकली क्या है, अभी रिसेंट वर्क हुआ है, जेनॉन के कंपाउंड्स देखे गए हैं। क्लियर? जेनॉन के कंपाउंड्स देखे गए हैं, तो उनको हम अलग से डिस्कस करते हैं। जेनॉन के लगभग हम 10 कंपाउंड पढ़ते हैं, 10 कंपाउंड हम देखेंगे जेनॉन के, और वो नीट जेडब्ल्यू में आपको हर साल देखने को मिलते ही है। वो 10 कंपाउंड में कोई ना कोई एक कंपाउंड आपको दिखेगा ही। क्लियर? तो ये हम जेनॉन के कंपाउंड्स हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर? जेनॉन के 10 कंपाउंड्स हैं, उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में जब जाते हैं तो ये सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट फिर भी हम नोबल गैसेस में बात नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि वो जनरली कंपाउंड्स नहीं बनाते। हीलियम कभी आपस में अटैच होकर He2 कभी नहीं बनाता, जैसे हाइड्रोजन होता है H2। अब हीलियम यहाँ पर ऐसे लिख दिया तो 2 हीलियम ऐसे कभी नहीं होते। He2 डज नॉट एग्जिस्ट। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता बट He2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट नोबल गैसेस में कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो कोई पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट किसका है, और यह है फ्लोरीन का। क्लियर? यहां पे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस टेंडेंसी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्लियर? देखो, एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। आप कोई कहे यहां पर कोई कितना ऑनेस्ट है, इसको बताना मुश्किल है। यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। टेंडेंसी का एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। बट स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट आए थे, पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ था। मींस ऑन पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्सप्रेस्ड और गिवन फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट्स। मींस फ्लोरीन जब कंबाइंड फॉर्म में होता है तो हाईएस्ट है, इसका वैल्यू उन्होंने दे दिया 4। हाईएस्ट है इसका पॉलिंग स्केल पर, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितना है? 4। ये हाईएस्ट है। क्लियर? फिर फ्लोरीन से पहले और कौन कौन आ जाते हैं? फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन, उससे पहले नाइट्रोजन। क्लियर? तो यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं। देखो, यहाँ पे लिख दिया मैं नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो फ्लोरीन। तो इसका 4, इसका 3.5, इसका मैंने कितना 3। ये सब वैल्यूज पॉलिंग स्केल पर है। फ्लोरीन क्लोरीन का लिखें तो वहां पे 3। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पॉलिंग स्केल पर कुछ दिए गए हैं। क्लियर? ये धीमे धीमे हमें प्रैक्टिस में ले लेना है, एकदम अभी याद नहीं करना। ये पॉलिंग ने अपना एक मेजरमेंट यहाँ पे रखा हुआ था और इस टेंडेंसी का एक एक्सप्रेशन दे दिया था। यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, बट हम इन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? फिर कौन है? ऑक्सीजन 3.5, फिर नाइट्रोजन का भी 3 है, उधर क्लोरीन का भी 3 है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। कोई पूछे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, तो नॉट फ्लोरीन, आंसर विल बी क्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में किसका है? तो क्लोरीन का है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और कोई पूछे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन का। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन था, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है ऐसा नहीं। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम कहें, यदि हम टॉप टू बॉटम जाए, यहाँ पर टॉप टू बॉटम यदि आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू टॉप टू बॉटम यदि हम जाएं तो क्या होता है? डिक्रीज करता जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस।
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है यहाँ पर। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना नहीं चाहते। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। क्लियर? यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है यहाँ पर। क्लियर? या हम ऐसे कहें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स का बहुत ज्यादा है और मेटल्स का कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है मेटल्स की बहुत कम है, नॉन मेटल्स की बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ठीक है ना? अब आपसे सिंपल यहाँ पर ऐसे पूछ लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बताओ यहाँ पर, तो उसने जैसे लिख दिया, मान के चलो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस टाइप से बताओ। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, तो आप इस टाइप से बनाते जाओ यहाँ पर। ठीक ना? यदि उनने कह दिया यहाँ पर मान के चलो सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, यहाँ पे ऑर्डर बताओ तो कैसा है यहाँ पर? टॉप टू बॉटम क्या रहता है? डिक्रीज। तो यहाँ पे ऑर्डर ऐसा लगा दो यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं? उसने कह दिया मान के चलो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ऑर्डर कैसे लिखे यहाँ पर बताओ? फ्लोरीन ज्यादा होगा तो फ्लोरीन ग्रेटर देन यहाँ पर, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख दो। ठीक ना? तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक ना? इनको आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर समझ लेना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ये समझो पूरे केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म इज वेरी कॉमन इन होल केमिस्ट्री। बहुत सी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। क्लियर? देखते जाओ यहाँ पर ध्यान से। अब कोई यहाँ पर जैसे देखे कि फैक्टर्स की हम थोड़ा सा और बात कर लें यहाँ पर, फिर हम इसके एप्लीकेशन पर ही जाने वाले। यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई पूछे यहाँ पर, तो मैंने जैसे फैक्टर की बात करी यहाँ पर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते होंगे, तो ध्यान से देखो। पहला मैंने फैक्टर लिखा साइज। अब ध्यान से देखो, साइज ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो साइज यदि हम लिखना चाहें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? फिर मैंने कहा यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज। अब किसी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो मींस हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? फिर मैंने कहा यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था बताओ? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब था इट इज अ पोजीशन क्रिएटेड बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ज्यादा होता था तो साइज बढ़ता था। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर? क्लियर? साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? ये बात आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने कहा देखो, और यदि आपने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो वही वाला पॉइंट फिर से आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा Fe, आयन को आप जानते हो आयन 2 पॉजिटिव होता है, आयन 3 पॉजिटिव भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा किसमें होगी? तो ध्यान से देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना? 3 पॉजिटिव है। Fe3 पॉजिटिव बेसिकली अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन की डिमांड ज्यादा करेगा। ये किसी के साथ जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा यहाँ पर। क्लियर? तो जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मींस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यदि है तो हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस यदि हम इसमें देखना चाहें तो हमें ऑर्डर ऐसे लिख देना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है,
इसका कम रहेगा यहाँ पर। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो यदि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उनकी ज्यादा होगी यहाँ पर। क्लियर? अब किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज मतलब और बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब वहां पर क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना चाहेंगे, वो कहेंगे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आप ले जाओ यहां से वो। तो वैसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। मींस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा से ज्यादा होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज में उल्टा होगा यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो उन पर बहुत इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना चाहेंगे। बात समझ में आ जाएगी आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम बहुत सी बातें डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बहुत सी बातें डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर। पहला तो एक हम एसिडिक स्ट्रेंथ का, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ यदि हम कहना चाहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा HClO, ये एसिड है यहाँ पर HClO, HClO2, HClO3, एक HClO4। ध्यान से देखना आप, इस पॉइंट को समझो यहाँ पर। जैसे हम कहना चाहें Cl जो है क्लोरीन है, क्लोरीन पे यदि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, क्लियर, तो उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने Cl को हम ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कहां पर है, तो Cl का यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें तो अभी हम लिख दे रहे हैं, हम इस पर आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर +7 यहाँ पर, अभी बस मैंने लिख दिया कि Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 यहाँ पर। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो बेसिकली मैं लिख दिया +1 है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किस पे होगी, जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, या हम कहें जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? आगे चल के हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीखेंगे, अभी तो जस्ट मैंने आपके सामने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है नहीं। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो यदि हम एसिडिक नेचर देखना चाहें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होगी तो उनके एसिडिक नेचर भी बढ़ जाते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट आप देखो, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट में आप नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी ज्यादा, मतलब, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल्स। क्लियर? नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक नेचर, या हम ऐसा लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर, मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना? अब देखो, मेटल्स जो होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। मींस यहाँ पे दो टर्म होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए टर्म कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जबकि नॉन मेटल्स के लिए टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई पूछे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या, इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो नेचर है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यदि किसी में इलेक्ट्रॉन देने का नेचर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बहुत है, तो मींस उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमेशा टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है,
इसीलिए मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम बढ़ते जाते हैं। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट यदि हम जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, या हम कहें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। क्लियर? जनरली हम कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, जनरली हम बात कर रहे हैं, जबकि टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ध्यान से समझो यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक ना? टॉप टू बॉटम यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। या हम अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर लें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट कम होता जाता है, ठीक ना, बट टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर मेटल्स। क्लियर? हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हायर विल बी मेटालिक नेचर। क्लियर? तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर मेटल्स नॉन मेटल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है ये बात यहाँ पर? नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये पॉइंट में भी थोड़ा सा हम इस पर डिटेल बात करेंगे यहाँ पर। क्लियर? आगे चल के हम इसके बाद जो लेक्चर लेंगे, क्योंकि ये कॉमन टर्म है जो हर जगह आते रहेंगे, चैप्टर कोई सा भी चल रहा होगा बट एक कॉमनली आते रहेंगे। क्लियर? तो हम इनको अभी डिस्कस कर ही लेंगे इसके बाद। अब ध्यान से देखो, हमने आपको सिंपली अभी थोड़ा हिंट किया था, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझना ध्यान से। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ये इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं, ये देने वाले लोग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, इनको इलेक्ट्रॉन बहुत चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इनको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत है। यहाँ पर बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर? क्लियर? तो आप देखो, रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। रिड्यूसिंग एजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा यहाँ पर, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। कोई पूछे एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली रिड्यूसिंग है, पी ब्लॉक साइड यदि हम जाएं उधर तो उनका इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर बढ़ जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग लोग उधर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं। मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली हम कहें तो इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बात करें तो इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब हम एक क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर इसमें एक एग्जांपल आप समझो। यहाँ पर मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ध्यान से देखो, अब कोई पूछे इनमें ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात यहां पर आ गई। यहां पर तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? तो अभी मैंने क्या बताया कि जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, या हम कहें जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो अपने प्लस पॉजिटिव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत होगी, मींस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत होगी। तो मैंने बताया था आपको अभी, यहां पर ये Cl किस में था? +7 में था, ये Cl +1 में यहां पर, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी कहां देखने को मिलेगी? यहां पर HClO4, HClO4 सबसे ज्यादा। इनमें यदि हम देखें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? HClO4। ध्यान से देखो, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप समझ लो। यहां पर इस पॉइंट को हम दो टाइप से क्लियर कर रहे हैं। यहां पर समझना ध्यान से। यहां पर
दो टाइप से हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। एक मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर नीट ऑब्लिक JEE। एक मैंने बात कर लिया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर CBSE। या मैंने यहाँ पे लिख दिया CET। CET मतलब स्टेट बोर्ड, और मैं लिख दिया यहाँ पर स्टेट बोर्ड, मीन्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यदि हम इनके आंसर लिखें यहाँ पर, तो पहले तो हम आंसर लिख देना चाहते हैं यहाँ पर। यदि हम इसके लिए आंसर लिखें यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख दिया, HClO लेस देन HClO2 लेस देन HClO3 लेस देन HClO4। ठीक है ना। अब कोई आपसे पूछे बोर्ड या स्टेट बोर्ड की हम बात कर लें यहाँ पर, या हम CET की बात करें यहाँ पर, तो आंसर क्या है यहाँ पर, HClO ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO4। ये बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर। अब बहुत से बच्चों को लग रहा है सर आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। तो फिलहाल मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर आपको। मतलब यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, JEE एग्जाम दे रहे हो, आपका CBSE बोर्ड है, तो आंसर यही मार्क कर देना उसमें से, NCERT है मतलब। ठीक ना है। यदि आप स्टेट बोर्ड में हो, CET का एग्जाम दे रहे हो, तो बेसिकली इस टाइप से लिख देना यहाँ पर। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पहले पूछे गए यहाँ पर। आई थिंक नीट 2016 का भी क्वेश्चन था ये, नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। स्टेट बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना। तो पहले तो दोनों आंसर हमें क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर नीट JEE हम CBSE की बात करें, तो इन्होंने कहा कि HClO4 जो है, HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि HClO4 में जो क्लोरीन है, जो Cl है, वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या हम कहें उस पर मैक्सिमम +7 चार्ज है। कितना यहाँ पे Cl पे है, Cl यहाँ पर कौन सा है, ये +7 है यहाँ पर। यहाँ पर ये Cl कौन से में, +1 में है। क्लियर। तो बहुत इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी से लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लेना चाहेगा, HClO4 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लेना चाहेगा। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन आप देखो, पहले तो ये आंसर अपने दिमाग में आप बिठा लेना, आप आंसर अपने दिमाग में बिठा लेना। ये वाला आंसर याद रखो, तो जब इसी का आंसर स्टेट बोर्ड में लिखना हो तो उल्टा लिखना होगा इसका यहाँ पर। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आप देखो, नीट JEE इनका एक्सप्लेनेशन क्या है कि Cl वहां पर अपने +7 स्टेट में है। Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो उसने सब दे दिए, सब डोनेट कर दिए। Cl पहले से भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था, इलेक्ट्रॉन और उसने दे दिए। अब तो Cl कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा वो क्या होगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यहाँ पर। बात समझ में आई आपको यहाँ पर, क्लियर है। तो इन्होंने इस टर्म में डिफाइन किया यहाँ पर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं CET या फिर स्टेट बोर्ड वालों की बात। स्टेट बोर्ड वाले कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दें, जो सामने वाले को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, है ना। सामने वाले को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के टर्म्स में। स्टेट बोर्ड वालों ने इस बात को समझाने की कोशिश की है ऑक्सीजन के टर्म में, यहां पर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में ये बात करते हैं यहां पर। तो इन्होंने क्या लिख दिया कि जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन दे देगा,
वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात भी सही है, जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन दे देगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्लियर। तो यदि हम कहना चाहें HClO यहां पर बहुत अनस्टेबल हो जाता है, HClO सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो जल्दी से ऑक्सीजन निकाल देता है, जिसके चलते जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और सामने वाले को जल्दी से ऑक्सीजन मिल जाता है। बात आप समझ यहां पर। तो इन्होंने जो डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये तो ये कहते हैं कि HClO सबसे अनस्टेबल है, जल्दी से ऑक्सीजन दे देगा। अब जल्दी से ऑक्सीजन दे देगा तो सामने वाले को ऑक्सीजन जल्दी से मिल जाएगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे। वो क्लियर। तो ध्यान से देखो, ऐसे 2-4 और भी जगह हैं जहां पर स्टेट बोर्ड के बुक में और NCERT में थोड़ा डेविएशन आते हैं। क्लियर। 2-4 जगह ही ऐसे हैं, तो हम आपको 2-4 जगह आपको प्रॉपर बता देते हैं और बाकी सब एक जैसा ही चलता है। क्लियर। और कहीं ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बातें, बट यहां पर ये वाले पॉइंट को लेके आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। तो सिंपल सी बात है, मुझे यदि ये आंसर मार्क करना होगा तो हम इसको ही ध्यान में रखते हैं, यही हम ध्यान में रखते हैं। बाकी जब स्टेट बोर्ड की बात होती है तो ये पॉइंट उधर भी बहुत पूछा जाता है, तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं। कोई लॉजिक पूछे यहाँ पर तो ऐसा क्यों, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि HClO सबसे अनस्टेबल है, जल्दी से ऑक्सीजन दे देता है, और जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन देगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम कहें जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों बातें यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन लेने टेंडेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। क्लियर बात नहीं। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ये एक्चुअली बहुत अनस्टेबल होता है, जल्दी से ऑक्सीजन दे देता है, और जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन दे देगा वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में इधर रखने आपको है। क्लियर। तो 2-4 पॉइंट जब भी हम आएंगे तो हम आपको नोट पॉइंट करके लिखवा देते हैं। अब उनको बेसिकली इस कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप चेक भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 में, आंसर भी आप चेक कर लेना उसमें से यहाँ पर, ठीक है ना। HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और स्टेट बोर्ड में बेसिकली ये वाली बात है। तो ये वाले पॉइंट हम आपको नोट पॉइंट करके लिखवा देते हैं, जहां भी इस टाइप की बातें आती हैं। तो 2-4 जगह पॉइंट हैं ऐसे जो हम बात कर लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरऑल क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम क्या क्या निकाल लेते हैं, एसिडिक नेचर भी निकाला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी निकाला, रिड्यूसिंग नेचर भी निकाला, मेटालिक नेचर भी निकाला, नॉन मेटालिक नेचर भी निकाले। क्लियर। और बेसिकली हम कहना चाहें और क्या क्या निकाल सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यदि हम देखना चाहें यहाँ पर तो क्या, दैट इज पोलैरिटी, या हम कहें नॉन पोलैरिटी। पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी ये टर्म भी बहुत कॉमन है, इनको समझ लो एक बार, ध्यान से देखो। यदि किसी पर, जैसे मैंने कहा Na पॉजिटिव NaCl यहां पर, तो आपने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इनमें पोलैरिटी बहुत है, यदि पोलैरिटी बहुत है तो कैटाइन एनाइन बन जाएंगे, मींस वो आयनिक कंपाउंड कहलाने लगेंगे यहां पर। क्लियर। यदि हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो फिर वो कैटाइंस एनाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन परमानेंट चले जाएंगे यहां पर। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है यहां पर। तो क्या होता है यहां पर, जैसे मैंने कहा यहां पर एक मैंने एग्जांपल लिया था, यहां पर HCl का आपके सामने, यहां पर क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया था, यहां पर
इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पर परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ड्यू टू दिस इट डेवलप्ड स्मॉल डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव। ध्यान से देखो, मैंने कहा HF हाइड्रोजन का आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में देखो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है हैलोजन फैमिली में। तो यहां पर क्या हुआ, जब इनके बीच में बॉन्ड बन गया यहां पर, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए था, बट होता क्या है, ध्यान से देखना है, ये होता क्या है, फ्लोरीन के साइड में थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, फ्लोरीन के साइड में थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन डेवलप्स स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन डेवलप्स स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल नेगेटिव चार्ज, मीन्स पोलैरिटी इज डेवलप्ड इन दिस केस। मीन्स यहां पे मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन पे क्या हो गया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव फुल नेगेटिव नहीं है, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव केवल आयनिक बॉन्ड में ही मिलते हैं, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव केवल आयनिक बॉन्ड में। यहां पर क्या है, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स स्मॉल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल नेगेटिव चार्ज। यदि ये डेवलप हो गए तो हम उसको बोलने लगते हैं पोलैरिटी। और नॉन पोलैरिटी जैसे देखो H और H, अब दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में रहेंगे, ना तो इधर शिफ्ट होंगे ना इधर शिफ्ट होंगे। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस, इस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो हम कहेंगे वो कंपाउंड नॉन पोलर कहलाएंगे, नॉन पोलैरिटी होगी वहां पर, नॉन पोलैरिटी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0, तब उनमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी, पोलैरिटी आ जाती है। क्लियर? जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इसका भी 2.1, तो 0 आ जाएगा यहां पर, तो नॉन पोलर। यदि हम यहां पे लिखना चाहें तो इसका देखो 2.1 इसका 3, डिफरेंस है ना यहां पर, तो देखो स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए। यहां पर हम देखें तो देखो ये 2.1 है, इट इज 2.1, और ये मैंने कर दिया 4, डिफरेंस देखो यहां पर इससे थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा, यहां पे पोलैरिटी और थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। यहां पे पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो गया। तो ये बात आप समझ में आ जाएगा आपको यहां पर। तो लास्ट पॉइंट मैंने क्या डिफाइन किया है, पोलैरिटी को और नॉन पोलैरिटी। तो पोलैरिटी मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट, ड्यू टू दिस एलिमेंट्स और इंडिविजुअल एटम्स डेवलप्स small positive small negative charges. Clear? If electronegativity difference is 0, means there is no development of small positive small negative charges, and such type of molecule are called as non-polar molecule. या हम कहें इनमें नॉन पोलैरिटी है। ये बात आपको समझ आ जाएगी यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोगों का हम ये 3-4 टर्न और प्लान किए अभी है, इसके बाद आपका जो है रेगुलर सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते ही जाएंगे। तो आप लोग जो है एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट का आपने जो नोट्स बनाए हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स का कॉपी भी साथ में रखो, तो हम आपको साइड में बताते चले जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉइंट आप लिख देना, इधर हम पूरा चैप्टर डील करते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई बेसिक्स और आया तो हम उसको भी साइड में आपको बताते जाएंगे, वो भी आपको लिखते जाना है। क्लियर? और इसके बाद आपको एक अच्छा सा एक रजिस्टर बनाना है, उस पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होगी। मींस पूरा चैप्टर हम डिटेल बनाते चले जाएंगे, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल डिस्कशन, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मींस हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे उस चैप्टर की।
अपने पास हम बुक्स आपको एक बार और बता देंगे, वो बुक्स आप अरेंज करो, उसके ऑब्जेक्टिव हम साथ साथ में लगाते जाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो यहां तक आज कोई दिक्कत तो नहीं? इसको एक बार आप समझो, कोई यदि डाउट लगे तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन डायरेक्टली आप कॉल करो। ठीक है ना बेटा? थैंक यू।